नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अरावली में माइनिंग के लिए जो कानूनी गड्ढे बीजेपी बना चुकी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मिट्टी डाल दी। जी हां, आज आप जानते हैं कि कैसे अरावली के पहाड़ों के लिए 100 मीटर वाली परिभाषा बनाकर उसमें हो रही माइनिंग को बीजेपी लगातार जायज ठहरा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जायज ठहरा रही थी, जबकि कांग्रेस ने 2 अरब साल पुराने इन पहाड़ों को बचाने के लिए पूरा मोर्चा खोल दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने माना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किन इलाकों को अरावली रेंज का हिस्सा माना जाए। अरावली क्षेत्र की भौगोलिक सीमा क्या होगी, 500 मीटर से ज्यादा दूरी वाले क्षेत्रों की स्थिति क्या मानी जाए, किन इलाकों में खनन पर पूरी रोक होगी और किन जगहों पर अनुमति दी जा सकती है, खनन की अनुमति या रोक का दायरा कितना व्यापक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इन सवालों को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, स्पष्ट कहा है कि जब तक इन सभी सवालों के जवाब ठोस और तथ्यों पर आधारित नहीं होंगे, तब तक 20 नवंबर के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के मामलों में जल्दबाजी से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि कानूनी प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। सुप्रीम अदालत ने जिस तरह अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगाई है दोस्तों, उससे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस की मुहिम का असर है। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे, आइए आपके सामने रखता हूं। यहां जयराम रमेश कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी आईएनसी मोदी सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा बदलने के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करती है। अब इस मुद्दे पर और विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। ये याद रखना जरूरी है कि इस नई परिभाषा का विरोध स्वयं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और अदालत की एमिकस क्यूरी ने भी किया था। फिलहाल इससे कुछ अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन अरावली को खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोलने की मोदी सरकार की साजिशों के खिलाफ संघर्ष को लगातार और मजबूती से जारी रखना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उम्मीद की एक किरण जगी है, ये बात कह रहे हैं जयराम रमेश। इस फैसले के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उन सभी तर्कों को खारिज करता है जो वो परिभाषा बदलने के पक्ष में दे रहे थे। ये बातें यहाँ पे कह रहे थे जयराम रमेश। भूपेंद्र यादव ने इस्तीफे की मांग के खिलाफ अपनी बात रखी है, लेकिन उनसे इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। वहीं भूपेंद्र यादव जो हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से मांगी गई सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, यहां ये कह रहे हैं पर्यावरण मंत्री। इस बयान से जाहिर होता है कि बीजेपी ने मौका देखते ही अपने पैर पीछे खींचे हैं। हालांकि इससे यह नहीं माना जा सकता है कि अब देश का पर्यावरण सुरक्षित हो गया है, क्योंकि उद्योगपतियों की गिद्ध निगाहें देश भर की प्राकृतिक संपदा पर हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन इससे थोड़ा इतर दूसरा मामला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में था, उन्नाव का मामला। उन्नाव मामले में भी उन तमाम लोगों को आज मुंह की खानी पड़ी है जो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में मोर्चा लेकर निकले हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दी, रोक लगा दी, जिसमें सेंगर को जमानत दी गई थी। सेंगर अभी हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत मामले में हिरासत में मौत हो गई थी पीड़िता के पिता की, आप जानते हैं, पुलिस हिरासत में, उसी मामले में जेल में है।
और अब इस फैसले के बाद उसका जेल में ही रहना तय है, यह भी मान लीजिए आप। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस लड़ाई को और आगे जारी रखने की बात कही है, इरादा दिखाया है। और आज महिला विंग कांग्रेस पार्टी की और दूसरी और भी शाखाओं की, दूसरे और भी दलों के विपक्षी जो नेता हैं, वो महिलाएं आज प्रदर्शन करती हुई नजर आई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जब इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तमाम सिविल सोसाइटी के उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस पीड़िता के साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं इस पीड़िता के साथ खड़े, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं बल्कि दो इस मसले पे अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हम मांग करते हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हम मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हो, हाथरस की बेटी के दोषी हो, बिल्किस बानो के दोषियों को तो आपकी सरकार, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल में ठूसने का काम किया। बेनकाब हुई है आप और आपकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, ये हमारी जीत है, पीड़िता की जीत है, हर आवाज की जीत है और इस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे। अभी अंकिता भंडारी के माँ बाप से भी हम संपर्क में हैं, उनकी भी नजर हाईकोर्ट के इस फैसले पर थी। उन्नाव की पीड़िता के परिवार की नजर थी। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 साल की दलित नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या किया तो उसके परिवार की नजर थी और सबकी नजरें थी। और आज मैं फिर कहूंगी, न्याय की जीत हुई, लेकिन न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो आज जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ राहत मिली है वो न्याय की जीत है, और राहत मिलने तक ही नहीं बल्कि इसके बाद इस लड़ाई को आगे हम जारी रखेंगे। तो 2 मामलों में तो आज बीजेपी के लिए निराशा हाथ लगी है, यानी बीजेपी के लिए निराश होने वाली खबर इन दोनों मामलों में आई है। और राहुल गांधी जिस न्याय की बात करते हैं वो काफी हद तक मिलता दिख रहा है, लेकिन फिर भी अन्याय के ढेरों मामले देश में लगातार हो रहे हैं। दोस्तों, ये साल बीत रहा है, आज 29 तारीख है। अब 2 दिन बाद यह साल आखिरी होगा, यानी कल 30, परसों 31, इसके बाद 1 जनवरी और साथ साथ नया साल 2026 का आगाज। लेकिन उससे पहले ये साल क्या कुछ देकर जा रहा है यह समझना भी जरूरी है। और इसमें एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई और बहुत ही दुखदाई घटना है जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। देहरादून में त्रिपुरा से आए, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, आप जानते हैं त्रिपुरा से आए एक छात्र एंजेल चकमा को जिस तरह नस्लीय नफरत भरी हिंसा में मार दिया गया, उस पर राहुल गांधी ने पहले देखिए क्या कुछ लिखा है। और ये एंजेल चकमा कौन है और क्या कुछ हुआ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन हो सकता है आप हमारे तमाम सुधीजन, आप साथी हमारे जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस खबर तक अब तक पहुंच चुके होंगे आप कि एंजेल चकमा के साथ कैसे उसे 9 तारीख को मारा गया और उसके बाद 17 दिन बाद उसने देहरादून के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी इस मसले पे क्या कह रहे हैं, पहले देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयावह घृणा अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से इसे रोजाना भरा जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम अपने देश को किस ओर जाने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपना भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। और उसके बाद लिखते हैं #जस्टिस फॉर एंजेल चकमा। ये बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज गौरव गोगोई ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग शिक्षा के लिए देश के अलग अलग कोने में जाते हैं और एंजेल चकमा भी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड गया था। देहरादून में वो MBA की पढ़ाई कर रहा था। एंजेल चकमा को शिक्षा तो मिली लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। आपको ये भी बता दूं कि एंजेल चकमा की नौकरी लगने वाली थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला था और उसके बाद 24 साल का वो छात्र जो
देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, उसका छोटा भाई भी पढ़ रहा था साथ साथ, और बाइक से जा रहे थे। उसके बाद कुछ आए 5-6 जो आजकल नए गुंडे पैदा हो गए हैं, और वो उन्हें चिंकी, मोमो, चाइनीज, नेपाली ये कहकर नस्लीय टिप्पणी करने लगे, और उसके बाद धारदार चाकू से वार किया, हमला किया, हत्या हो गई। 5 दिन बाद आज 17वें दिन उसकी जान चली गई कल। क्या सरकार को, यहां पर गौरव गोगोई कह रहे हैं कि क्या सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि लोग उनके खर्चे पर नॉर्थ ईस्ट जाएं, लोग एंजल के गांव जाएं और देखें कि वहां कई पुराने शिव मंदिर हैं और काफी पुरानी संस्कृति है। ये इसलिए कह रहे हैं यहां गौरव गोगोई क्योंकि आप किसी को कह रहे हैं कि वो चाइनीज है, किसी को कह रहे हैं वो नेपाली है, वो किसी को कुछ और नस्लीय टिप्पणी आप कर रहे हैं, चिंकी कह रहे हैं। क्या उत्तर पूर्व हमारे देश का हिस्सा नहीं है? लोग ये भी जाने कि असम की कनकलता बरुआ जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा लहराते हुए बलिदान दे दिया था। समाज में ऊंच नीच के रुतबे को बदलने की जरूरत है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये बात कह रहे थे गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आइए जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई को। समाज में ये जो अपने से कोई परे हो, कोई अलग हो, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करने का जो ये रुतबा है, इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल के किताबों में जितनी हमें उत्तर पूर्वांचल की संस्कृति, इतिहास समझनी चाहिए, उनके साहित्यों को पढ़ना चाहिए, उनके गीत को सुनना चाहिए, उनके भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्या हम अपने शिक्षा में अपनी देश की विविधता को समझाने में कहीं कम तो नहीं पड़ गए? उत्तर पूर्वांचल के लोग शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं और शिक्षा के लिए ही अंजल चाकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं? I am an Indian. I am not Chinese. The people of Northeast are Indians. The people of Northeast are not Chinese. अफसोस की बात है कि यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजल चाकमा को देहरादून में कहना पड़ा, जब एक साधारण दिन के जैसे वो और उसका भाई बाजार से कुछ खरीदकर वापस आ रहे थे और जो काफी लोगों के साथ हुआ है और शायद अंजल चाकमा के साथ भी कई बार हुआ कि बाजार में किसी ने उसको छेड़ा और उसको चीनी बुलाया। पहले के जैसे शायद अंजल चाकमा वहां से निकल सकता था, चुपचाप वो अपमानजनक अभद्र शब्द सुनकर वो अपने दर्द को निगलकर वहां से निकल सकता था,
और शायद अगर वो करता तो आज भी जीवित होता। लेकिन उस दिन तो सुन रहे थे आप, यहां आई एम एन इंडियन नॉट चाइनीज। आपको याद होगा दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म थी जिसमें उन्होंने कहा था माय नेम इज खान, उसका डायलॉग था, और माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। याद होगा आपको। शाहरुख खान अमेरिका में भेदभाव का वो प्रसंग था उस वक्त उस फिल्म में, और उस पर उन्होंने कहा था, फिल्म का नाम मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है, फना या कोई फिल्म थी, शायद फना फिल्म थी, उसमें वो डायलॉग था। लेकिन भारत भी अब इसका शिकार हो चुका है, और भारत में रहने वाले लोग अगर कहें कि आई एम एन इंडियन, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। पूर्वोत्तर के लोगों को अपने भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ रहा है, मुसलमानों को जबरन जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। और ये माय नेम इज खान फिल्म थी, मुझे बताया, जी बिल्कुल फिल्म थी माय नेम इज खान, सॉरी माफी चाहूंगा। और उसमें माय नेम इज खान फिल्म में उन्होंने कहा था, शाहरुख खान ने, कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और ये डायलॉग यहां पर कह रहे हैं, ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को अगर यह कहना पड़े कि आई एम एन इंडियन, तो इससे दुखद क्या हो सकता है। अगर मुसलमानों को जबरन अगर आप जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इससे दुखद क्या हो सकता है। और यह सब मोदी और अमित शाह अपने सामने होते देख रहे हैं, और देखकर भी चुप हैं। उनका अलग ही राग चल रहा है कि देश से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। घुसपैठिए हैं तो बाहर कर दीजिए भाई, आप 12 साल से हैं इस देश में, राज कर रहे हैं। आपकी नजरें अगर घुसपैठियों पे है तो घुसपैठियों को बाहर निकालिए। आप SIR करवा रहे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए मिले, उनको बाहर लेके आइए। लेकिन क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है। बिल्कुल अवैध नागरिकों को देश से निकालिए, लेकिन इसके लिए क्या इंसानियत को भी निकालना जरूरी है? ये जवाब मोदी और शाह को देना चाहिए। आज ही असम में अमित शाह ने गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हुए कहा है कि उनके कारण असम भारत का हिस्सा बना रहा। उन्होंने नेहरू जी को मजबूर किया, गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में कह रहे थे, उन्होंने नेहरू जी को मजबूर किया। यही झूठ, यही असत्य नरेंद्र मोदी भी असम में बोलकर आ चुके हैं। और तब भी हमने बताया था कि इस मामले में गोपीनाथ जी, कांग्रेस और नेहरू सब एक ही स्टैंड ले रहे थे कि असम को न पाकिस्तान से मिलवाया जा सकता है और न ही बंगाल में भेजा जा सकता है। लेकिन चुनाव है तो इतिहास को अपने मन से लिखने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और इसके बाद अमित शाह राहुल गांधी पर तंज भी कसते हैं कि जनता को जो बात पसंद नहीं आ रही है, राहुल वही कहते हैं और चुनाव हारते हैं। अभी तो उन्हें बंगाल और तमिलनाडु भी हारना है। खैर, चुनाव हारना या जीतना तो चलता रहता है, लेकिन संविधान अगर बार बार हारेगा तो क्या इसकी जिम्मेदारी मोदी और शाह लेंगे? आइए दोस्तों, आज इस पर चर्चा करते हैं। कैसे कांग्रेस ने घेरा है बीजेपी को, और कैसे सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सीधे सबसे पहले प्रशांत जी, आपके तारीख पे तारीख हो रही है। तमाम तरीके का एक सेमिनार नुमा जो है माहौल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मिलता है, जिसका आप लाइव करते हैं जब भी सुनवाई होती है। हम लोग कम से कम तो अभिषेक मनु सिंघवी जी से इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चलने दिया। उस पर भी अभी जब एक मीडिया हाउस ने, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनता है अगर जोर से बोला जाए तो। और कांग्रेस ने अरावली पे एक मजबूत स्टैंड लिया। पहला तो सोनिया गांधी ने लंबा आर्टिकल लिखा और पूरे राजस्थान और देश भर के युवाओं ने उस पर आवाज उठाई। धरने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक वो आवाज पहुंची है। वरना तो अरावली तो गया था कि योजना बनाइए, उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। वहां की पुलिस, इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी हुआ है।
वहाँ की पुलिस ने 20 मुस्लिम को उठा के हिरासत में रख लिया बिना मतलब के एक मामले में, कोई एक ऐप को डाउनलोड करने के चक्कर में। और अभी चर्चेस में 25 दिसंबर को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चर्चों पे हमला हुआ, ईसाई समुदाय के लोगों पे हमला हुआ। ये सारे हमले आप देखिएगा कि बीजेपी के शासित प्रदेशों में ही हुए। तो क्या ये नफरत की हिंसा या जो हेट क्राइम है, इसका कोई सेंट्रल कंट्रोल कमांड सिस्टम है जो पुलिस को प्रभावित करता है? मीडिया, उन्होंने गोदी मीडिया लगा रखा जो दिन रात नफरत करता है, नफरत फैलाता है। ये इसका एक परिणाम है। इस तरह राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि नफरत की पॉलिटिक्स का कहीं कोई अंत नहीं। आप देखिए कि महिला को मारा, मुसलमानों को मारा, ईसाइयों को मारा, नॉर्थ ईस्ट के युवा को मारा। तो कहाँ रुकेगी नफरत की हिंसा? आज भी हम देखते हैं कि दलितों के ऊपर हमले होते हैं, आदिवासियों पे हमले होते हैं, और ये सारे हमले 90% से भी ज्यादा हमले ये बीजेपी शासित प्रदेशों में होते हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि इसका कोई एक सेंट्रल कमांड सिस्टम है, कंट्रोल कमांड सिस्टम, और ये नफरत का कंटेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है कि हिंदू मुसलमान नफरत की पॉलिटिक्स के लिए सोशल मीडिया में बात होगी, हम आप बात करेंगे, इनका जो गोदी मीडिया है वो उसको और आग में घी डालेगा और नफरत की पॉलिटिक्स की खेती करेंगे चुनाव आते आते। और ये शुरुआत ऊपर से ही होती है। आप देख लीजिए मोदी जी के बयान, जैसे अभी आपने चर्चा की घुसपैठिया, 300 घुसपैठिया मिले पूरे बिहार में। उस 300 में भी लगभग 200 पौने 200 घुसपैठिया नेपाल से आए हिंदू थे। 77-78 जो घुसपैठिया या फॉरेन नेशनल मिले वो मुसलमान थे, अधिकांश हिंदू थे। लेकिन घुसपैठिया की राजनीति चल रही है। घुसपैठिया से ये कोडेड लैंग्वेज है अपने समर्थकों को बताने के लिए कि सारे मुसलमान घुसपैठिया हैं। क्योंकि घुसपैठिया अगर आपको कहना हो तो आप बताएंगे ना कि 300 मिले हैं बिहार में। चुनाव आयोग ने SIR को शुरू करने से पहले यही कहा था कि हम घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं, 300 ढूंढ पाए वो। तो इस नफरत की राजनीति का कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। और ये चिंता की बात है कि ये केवल और केवल बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, चर्च में गए, ईसाइयों पे हमले पे कुछ नहीं बोले। नॉर्थ ईस्ट के युवक के ऊपर हमला हुआ, प्रधानमंत्री खामोश है। कोई लंचिंग हो रही है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। तो खामोशी जो है वो एक मैसेज है कि आप करो, हम देख रहे हैं। और वो पुलिस, उनके बीजेपी शासित प्रदेशों की पुलिस क्यों नहीं रोक पाती है? क्योंकि पुलिस भी जानती है कि कौन लोग हैं, अभी फोन आएंगे, छोड़ा जाएगा उनको। तो इस नफरत की पॉलिटिक्स का एक राजनीतिक जवाब जो है वो पूरे देश को देना चाहिए। केवल राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, जो राहुल गांधी ने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है इस नफरत की पॉलिटिक्स को हराए, वरना ये कोई भी नहीं बचेगा। आप देखिए कि 4-5 लोगों पे हमले हो गए तुरंत, और अधिकांश हमले उत्तराखंड में हो रहे हैं, जहाँ बीजेपी की सरकार आई है। क्या बीजेपी की सरकार जब नहीं थी वहां पे ऐसे हमले उत्तराखंड से कहीं सुनाई पड़ते थे? कभी नहीं। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ज़रा जल्दी से सुनील शुक्ला जी, सुनील जी, क्या यहाँ नफरत की पॉलिटिक्स जो है अब उसकी हम पराकाष्ठा देख रहे हैं? एक टॉप लेवल पर वो पॉलिटिक्स पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ 2 केस, अरावली का केस सामने है और केस जो है दूसरा सेंगर का सामने है। तीसरा तो देहरादून का मामला हम लोग देख ही रहे हैं, लिंचिंग की बात। जरा इस पर भी आपकी टिप्पणी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो आप कह रहे हैं कि पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि पराकाष्ठा पहुंच जाएंगे तो रुक जाएगी प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, ये जारी रहेगी। और दुर्भाग्य इसमें यह है कि यह सरकार के संरक्षण में, सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में चल रही है। आज जो देहरादून में इस तरह घटनाएं नहीं होती थी। देहरादून के बारे में माना जाता है कि बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है उत्तराखंड। जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ का था तब भी इसको माना जाता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है। तमाम तरह के लोग वहाँ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, पर्यटकों की बड़ी संख्या आती जाती रहती है, लेकिन वहाँ भी इस तरह घटनाएं कभी नहीं होती थी। लेकिन अगर इस तरह घटनाएं हो रही हैं तो अनायास थोड़े हो रही है। आप याद, अगर आप 1 लाख के मॉब लिंचिंग घटना में जो आरोपी हैं उनके मुकदमे वापस लेने की बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि अगर मुकदमे वापस हो जाएंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव फैलेगा, तो फिर आप इस तरह की मॉब लिंचिंग घटनाएं कैसे रोक सकते हैं? अगर आप बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार के हत्या के आरोपियों को जेल से रिहा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो फिर आप मॉब लिंचिंग घटनाओं को कैसे रोक लेंगे? इक्का दुक्का घटना नहीं है। और शाह जी ने सही कहा कि आखिर ये अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही क्यों होता है? अगर समुदायों के बीच में, इस देश के विभिन्न समुदायों के बीच में इस तरह से घृणा का भाव फैला हुआ है तो चेन्नई में भी होना चाहिए, कर्नाटक में भी होना चाहिए, ईटानगर में भी होना चाहिए, कोहिमा में भी होना चाहिए, गंगटोक में भी होना चाहिए, गुवाहाटी में भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कुछ राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से शासन में है या लगातार शासन में है, वहां इस तरह घटनाएं हो रही हैं। तो यह घटना, और सरकार इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। जो लोग इन घटनाओं में शामिल हैं उनकी पहचान करके उनको दंडित करने का प्रयास नहीं करती, एक संदेश देने का कोशिश नहीं करती। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि इससे, इन घटनाओं से निश्चित रूप से आपको राजनीतिक लाभ होता है। आप ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया है समाज में वो तेज होती है और आप इसको बढ़ावा देते हैं। अन्यथा अब तक जो एंजल चकमा के मामले में की घटना है, कौन सी कार्रवाई हुई देहरादून में? ऐसा कौन सा संदेश वहां की राज्य सरकार ने देने की कोशिश की कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी? इस देश का प्रत्येक नागरिक देश का नागरिक है और संविधान के अनुसार उसको सुरक्षा प्राप्त है। यह संदेश सरकार देने का प्रयास क्यों नहीं करती? अगर जब आप घुसपैठिया की बात करते हैं बिना किसी आधार के, तो क्या बताना चाहते हैं आप ये देना चाहते हैं ना कि समाज में, इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं है और जबरदस्ती घुसपैठ किए हैं और आप उनकी पहचान भी नहीं करना चाहते। इस देश का कोई नागरिक किसी घुसपैठियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई हम और आप अपने घर में किसी घुसपैठियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। समाज में कैसे कर लेंगे? समाज कभी स्वीकार नहीं करता, विजातीय तत्वों को कभी स्वीकार नहीं करता हो। लेकिन आप उनकी पहचान तो कीजिए। समाज तो नहीं कर रहा है किसी को। समाज के किसी हिस्से से क्या इस तरह की मांग कहीं उठी कि मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे शहर में, मेरे जिले में इतनी बड़ी संख्या में या 2-4 लोग घुसपैठिए आ गए? और यह दायित्व, यह जिम्मेदारी कुछ लोग अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर जम्मू कश्मीर का, अगर श्रीनगर का कोई युवा लखनऊ के शहर में वह ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है तो उनके ऊपर हमला करने वाले ये कौन लोग होते हैं? यह कानून हाथ में लेने की जिम्मेदारी किसने कब किसको सौंप दी? इसके लिए तो तंत्र बना हुआ है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा समूह है, ऐसे लोग हैं जो बाकायदे नियोजित तरीके से इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनकी पहचान जो संस्थाएं वो करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सड़क के किनारे, पटरी पर अगर कोई व्यक्ति कोई सामान बेच रहा है और आप आइए और आप उसका सामान फेंक दीजिए, लूट लीजिए, उसको मारिए पीटिए और उसके बाद पूरा का पूरा तंत्र चुप रहे, शांत रहे, तो ये तो बाकायदे एक सुनियोजित तरीके से आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि इससे आपको दलीय लाभ मिलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अगर यह दलीय लाभ मिल भी रहा हो तो किस कीमत पर? समाज में किस तरह के तनाव, घृणा, आपस में दूरी, एक समावेशी समाज के निर्माण में अवरोध, क्या क्या नहीं करते हैं। और इस तरह की स्थितियों को पैदा करके आप क्या हासिल कर लेंगे? कम से कम बेहतर समाज तो आप नहीं बना सकते, बेहतर देश तो आप नहीं बना सकते। जो आपने जो उन्नाव की घटना है, उन्नाव की घटना को लेकर के जो उच्च न्यायालय में जो गतिविधियां हुई,
उच्च न्यायालय में जब ये प्रक्रिया चल रही थी, तो क्या जो जो प्रोसिक्यूशन मतलब सरकार, वह उच्च न्यायालय में खड़ा होकर के उसने विरोध किया उस अपील का? सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने पूरी तत्परता से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? सत्तारूढ़ दल के लोगों का दी जानी चाहिए ऊपरी अदालतों में? कहां ले जा रहे हैं आप? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने में जो न्याय संगत था वो कार्रवाई किया। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो जनमत उभर करके सामने आया देश का, उसका भी असर है। लोगों की आवाज को आप दबा नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, देश की कोई भी संस्था हो। और इस घटना को लेकर के जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई, माने गैर सत्तारूढ़ दल के लोगों की तरफ से, वह उसका असर बाकायदे दिखाई पड़ा। और ये जो आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बहुत ही स्वाभाविक सा आदेश है, पूरे सभी ने इसका स्वागत किया। अरावली का मामला है, पर्यावरण के मुद्दे पे आप बात ही नहीं करना चाहते। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी को इतना समय है उनके पास कि वो लेख लिखती हैं, समाज को जागरूक करती हैं, और जो जिम्मेदारी बनती है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, उससे वो चुप है। अरावली की यह घटना, क्या आप खनन का अधिकार वहां दे देंगे और जो पर्यावरण है उसके साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ करेंगे? लोगों की जो प्रतिक्रिया आएगी, नाराजगी आएगी, विरोध आएगा, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे? ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और ये अब जनता का ही दबाव है कि आप सोचिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश को पलटा है। सर्वोच्च न्यायालय भी 100 मीटर के ऊपर के लोगों, 100 मीटर ऊंचाइयों को कह रही थी कि पहाड़ी नहीं माना जाएगा, उसने अपने आदेश को पलटा, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, आम व्यक्ति है, वो कहता है कि नहीं, अरावली की पहाड़ियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो किया सकता, राजधानी के पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। तो ये दोनों के दोनों आदेश इस बात का संदेश है कि जो जनमत है, जो जनता का दबाव है, उसके वहेलना कोई सरकार भी बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकती, भले भी वो अपने राजनीतिक कारणों से उसको टालने का प्रयास करे। ये दोनों के दोनों आदेश जनहित में हैं और लोगों के मन में कानून के प्रति, अदालतों के प्रति एक जो आस्था है उसको और मजबूत करते हैं। ये बहुत ही आहत करने वाला आदेश था दिल्ली उच्च न्यायालय का जो आदेश था। किन स्थितियों में हुआ, ये कानूनी बहस हो सकती है, इसका कानूनी प्रतिकार भी होना चाहिए था, कानूनी प्रतिकार लोगों ने किया और कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय से इससे राहत भी मिली। आप या दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश कितना गंभीर था, इसका अंदाजा आप लगाइए कि जो यह आदेश है वह अवकाशकालीन अदालत का आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टी है, अवकाशकालीन अदालत ने इसका आदेश दिया, और उसके लिए कितनी गंभीर बात थी। अरावली का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया कि यह महत्वपूर्ण विषय है और कहा कि नहीं, ये हम सुनेंगे और विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे। तो वह कोई भी व्यक्ति, वह कोई भी संस्था जिसका सरोकार समाज के साथ है, वह इन घटनाओं से विचलित हुए बगैर नहीं रह सकते। और आप वो परिणाम आया। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, खासतौर से देहरादून वाले मसले को, यह उसी गंभीरता के साथ इसको उठाया जाना चाहिए। यह अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, अगर आप सोचिए कि उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ हमले होने लगे, वहां तो बहुमत में है उत्तर पूर्व का व्यक्ति, जो एंजल चकमा है, उस समुदाय के लोग तो त्रिपुरा में, अगरतला में बहुमत में है। वहां अगर उत्तर भारत के लोग हैं, उनके ऊपर वहां हमला होने लगे, कहां ले जाएंगे आप? अगर ईटानगर में जो लोग उत्तर भारत के लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर वहां के जो आदिवासी हैं वो हमला करने लगे, क्या परिदृश्य पैदा होगा? कोहिमा, शिलांग और गुवाहाटी में अगर उत्तर भारत के लोगों के ऊपर हमले होने लगे, कहां ले जाएंगे आप समाज को? कौन सा समाज आप बना लेंगे? 75 साल के देश की आजादी के बाद जिस तरीके के समाज की कल्पना की गई और जिस तरफ हम बढ़ते चले जा रहे थे, उसको कहां खड़ा कर दिया आपने? ऐसे किसी भी एक घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं में शामिल कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, किसी समूह से आता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी भी गैर सरकारी संस्था को इस बात का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह कानून अपने हाथ में ले। कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है, यह तय करना कानून का काम है। इसके लिए उचित कानून बने हुए हैं, उचित फोरम बने हुए हैं। राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए।
अगर आप इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी करते रहेंगे तो यकीन मानिए इस घटनाओं को आप रोक नहीं पाएंगे। समाज के दो वर्गों में, दो समूहों में नफरत पैदा करके आप राजनीतिक लाभ तो ले सकते हैं, दलीय हित तो साध सकते हैं, समाज का हित नहीं साध सकते, आप एक मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकते। और इस चेतावनी को सभी को समझना चाहिए। जी जी बिल्कुल। पंकज जी, कैसे देखा जाए ये तमाम मामले हैं, इन मामलों की गहराई से अगर पड़ताल कीजिए तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि पिछले 10-12 साल में किस ढंग से सत्ता पक्ष ने इस देश को, और जो राहुल गांधी कहते हैं कि कैरोसिन छिड़का हुआ है, और वो क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये तमाम मसले जिसको विपक्ष और खासकर राहुल गांधी उठाते आए हैं, और उसमें सेंगर का मामला हो, चाहे अरावली का मामला हो, चाहे SIR का मामला हो, अगर इसी साल 2025 जाते जाते इसी की अगर समीक्षा करें तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। इसमें एक और बहुत गंभीर मामला आया जिसमें हमने देखा कि आखिर परिणति हमने देखी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम देने की जगह अमेरिका से उसका पैगाम आता है। तो इसलिए ओवरऑल अगर इसको आप इसकी समीक्षा करें तो कैसे करेंगे? मैं पहले थोड़ा सा 2 मिनट सुप्रीम कोर्ट के आज के 2 आदेश के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद में फिर देश के नफरत के माहौल के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद हमारे दर्शकों बहुत कम जानते होंगे। हम लोग बहुत भोले हैं। हम लोगों को अचानक सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्यार आ गया। मेरा एक शेर था बहुत पुराना, हमने तो मंदिर समझ के माथा झुकाया था, क्या पता था भेड़िए की मांद होगी सतपथ। सन 87 में एक अखबार निकालता था, उसकी हेडिंग लगाई थी मैंने, और डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ एक न्यूज लिखी थी, तो उसमें कंटेम्प्ट का कोर्ट केस हो गया था, फिर जबलपुर हाईकोर्ट से उसमें रिहा होके आए थे। तो वो जो हेडिंग थी वो आज मुझे याद आ रही। असल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट बहुत शातिर है। जब उसको लगता है कि हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए नहीं बैठी है, वो सरकार को बचाने के लिए बैठी है, जब उसको लगा कि हमारी सरकार पर कुछ संकट आ रहा है तो उसने अपनी छतरी आगे कर दी। यही सीबीआई जो आज ज्ञान दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसी सीबीआई ने अभी 10 दिन पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं बोला? देखिए, कुलदीप सेंगर के मामले में बहुत स्पष्ट है उसमें किस चीज पर डिसीजन हुआ, ये आप लोग शायद जानते हो या मैं बता देता हूं। कुलदीप सेंगर के मामले में उन्होंने बोला कि जो पॉक्सो एक्ट की धारा 7 है उसके अंदर यदि नाबालिग से बलात्कार करने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट है तो वो ये मामला हीनियस क्राइम हो जाता है और इसके अंदर 20 साल और उससे अधिक की सजा हो सकती है। हाई कोर्ट में बड़ा प्यार से बताया गया कि जो एमएलए है वो भ्रष्टाचार के मामले में तो लोक सेवक है, लेकिन यदि पॉक्सो के मामले में, नाबालिग से बलात्कार के मामले में वो लोक सेवक नहीं है। ये जो व्याख्या की गई और इस पर हाईकोर्ट में सीबीआई कुछ नहीं बोली। देखिए, आरएसएस का एक तरीका है, वो बहुत सारी चीजों को हिट एंड ट्राई करता रहता है। वो कोशिश करता है चलो इस पे हम लोगों का रेसिस्टेंस देखें। जब ज्यादा रेसिस्टेंस हो गया, आप बताइए कि जो महिला कुलदीप सेंगर के पक्ष में प्रचार कर रही है, कौन सी त्रेहन है वो तो मोदी का परिवार है, मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने की हिम्मत रखती है। तो मैं ये क्यों ना मान लूं कि ये बाकायदा साजिश करके रचा गया कि देखें इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। और जब लगा ज्यादा प्रतिक्रिया हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया, चलो हम इसको बचा लेते हैं। यही अरावली के मामले में हुआ। अरावली में के मामले में सबसे पहले तो एक अखबार में शहजाद पूनावाला सरी के लोग लिख रहे कि ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन है, इससे अरावली बच जाएगी। भूपेंद्र यादव खुद बयान दे रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। जब उनको लगा कि उल्टा पड़ रहा है तो उन्होंने बोला ये डिसीजन तो अशोक गहलोत और जयराम रमेश का है। वो बात आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गई।
कि ये जो डिसीजन था वो उनका नहीं था। ये मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे, इनको कोई बल्ले बल्ले नहीं है मेरे लिए। उनके लिए बस है कि सरकार को फेस सेविंग, जब जब सरकार फंसती है, जब वो नारे लगाते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो जब जब सरकार फंसती है कोर्ट को आगे करती है, तो ये इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा भरोसा मत करना, ये चलता रहेगा। अब मैं आता हूं नफरत के क्राइम पे। एंजल चकमा का मामला केवल ये नहीं है कि उसकी हत्या कर दी गई। 3 दिन तक वो लड़का जिंदगी मौत की जब लड़ाई लड़ रहा था अस्पताल में, वहां की पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया। जब त्रिपुरा मोथा वहां का जो बड़ा संगठन है चकमाओस का, उनकी ओर से मांग उठी, तब यहां पर बड़ी मुश्किल से मुकदमा कायम हुआ। और आज की तारीख में भी वो जो मुकदमा है वो 302 का नहीं बनेगा, हत्या का नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वैसी बनाई है कि उसको गैर धारदार मोथरी किसी चीज से चोट मारी गई है। और ऐसा कहा गया कि उसमें कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ है, हाथ में जो कड़ा था उससे मारा गया है। और अब आप देखिए मजेदार चीज, जो व्यक्ति इसमें मुख्य कल्प्रिट है वो खुद नेपाल मूल का है और नेपाल भाग गया है। और पुलिस ने इसमें शातिर तरीके से 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की बहुत पुरानी साजिशें होती हैं कि हम 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर ले, पूरा अपराध नाबालिग पे डाल दें, फिर उनको सजा होने नहीं, बाकी को बचा ले। ये उत्तराखंड पुलिस की शर्मनाक हरकत है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस जो है पुष्कर सिंह धामी के राज में उत्तराखंड को एक भयंकर सांप्रदायिक राज्य के रूप में बदल दिया है, जहां पर बनफूल नगर हल्द्वानी से लेकर हर दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसके अंदर लोगों को कुचला जा रहा है। और अब ये कुचलने की बारी है। अब आप देख लीजिए 3 दिन से ऋषिकेश में आंदोलन हो रहा है, रोज पत्थर चल रहे हैं वन भूमि को हटाने को लेकर, वो सब हिंदू हैं। हल्द्वानी के बस स्टैंड पे, अल्मोड़ा के बस स्टैंड पे जो कथित इंक्रोचमेंट के नाम पे 4 दिन से तोड़ फोड़ चल रही है, वो सब हिंदू हैं, सब चपेट में आ रहे हैं। जो घुसपैठिया तलाश रहे थे वही गाली बक रहे हैं। और पूरा आंदोलन वहां पर अंकिता भंडारी के नाम पे खड़ा हो गया है, और इसके काट के लिए इनके पास केवल एक हिंदू राष्ट्र बचता है। मैं आपको बताऊं, इस हिंदू राष्ट्र का दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिमंता शर्मा विश्वास असम में, जिन्होंने अपर असम में मियां मुसलमानों को लेकर बदतमीजी शब्द इस्तेमाल करो, पराकाष्ठा कर दी थी, और आज उनको वो भोगना पड़ रहा है। हमारे जो सेंट्रल इंडिया के लोग वो ये नहीं बता रहे हैं, पिछले 8 दिन से कार्बी आंगलांग जल रहा है जी। वहां पे कितने 2 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घर जला दिए। और वहां क्या झगड़ा है, नॉन ट्राइबल्स जिसके अंदर मोस्टली बिहारीज हैं या बंगालीज हैं, वो सब हिंदू हैं, उनको यहां से हटाया जाए। और अब हिमंता शर्मा कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट जो आदेश देगा उसको मानेंगे, और वहां की हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। जो नफरत उन्होंने फैलाई थी और वहां पे ट्राइबल्स और नाइट ट्राइबल्स के रूप में खड़ी हो गई है। तीसरा राज्य जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस ने अपने हाथ में लिया है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिन से कांकेर जिले का एक तहसील का 3 गांव, आमाबेड़ा तहसील के 3 गांव इस सरकार से नहीं संभल रहे। आज भी वहां से करीबन 15 घरों में आग लगाने की खबर आई है। एक की लाश को उखाड़ा गया कि इसकी लाश को यहां दफन नहीं करने देंगे। बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, 3 चर्चों को आग लगा दी गई। और यही नहीं, इस कांकेर की घटना में धर्मांतरण के नाम पर 25 दिसंबर को, जिस दिन ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व होता है, वो छत्तीसगढ़ में ईसाई बड़ी संख्या में है, एक सर्व आदिवासी समाज के नाम से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया और उसके अंदर जगह जगह पे तोड़फोड़ की, आगजनी की, और सरकार देखती रही। तो ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं, हर राज्य में उन्होंने ये हरकतें कर रखी हैं। एनजी चकमा जी इस तरीके की नफरतें फैला रही है। जी जी प्लीज। ये जी तो ये जो नफरतें फैल रही हैं,
इन नफरतों को रोकने के लिए कुछ कुछ जगह बड़ी अच्छी खबर आई कि इधर नवी मुंबई के आसपास लोग इस नफरत के खिलाफ खड़े हुए। बहुत सारी जगह लोग नफरतों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, क्योंकि ये गुंडों के खिलाफ खड़ा होना इतना मुश्किल है। अभी आपको बताऊं, दिल्ली से सटा हुआ एक थाना है शालीमार गार्डन, गाजियाबाद जिले का। उसमें शालीमार गार्डन थाने से 50 मीटर दूर एक कथित रक्षा दल है, उसने सरेआम टेबलों पर सजाकर 500 तलवारें बांटी, जो तलवारें इलीगल हैं, जिनकी लंबाई और फाल कानून के हिसाब से 25 आर्म्स एक्ट के तहत आती है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और आप देखिए कि दिल्ली से लगी हुई सीमा में कहीं मोनू मानेसर, तो कोई पिंकी चौधरी और कहीं इस दक्ष चौधरी, ये पूरे गैंग बना रखे इन्होंने। क्या दिल्ली की एनसीआर के आसपास ही हिंदू क्यों खतरे में इतना? अभी गुड़गांव में हुआ, गुड़गांव में बाकायदा एक जगह लोगों ने खरीदी, उसकी परमिशन ली, चर्च बनाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे सम्मेलन किया। अभी कल की बात है, वहां पे तनाव है। भाई धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। मैं गांधी जी के इस सिद्धांत से बहुत पक्ष में हूं। धर्मांतरण किसी भी स्तर पर अक्षम्य है, लेकिन किसी की पूजा पद्धति, किसी के पर्व त्योहार को केवल आप इसलिए उजाड़ो कि वहां धर्मांतरण हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, क्या दुनिया में हिंदू सबसे मूर्ख है जो हर एक के चक्कर में फंस के धर्मांतरण कर लेता है, उसी के साथ लव जिहाद हो जाता है? वो बेचारा है? मुझे तो नहीं लगता है। सनातन धर्म विश्व की सबसे समझदार, तार्किक और दूरगामी समाज में से है। उसको मूर्ख बनाना, उसको झांसे में लेना इतना सरल नहीं है। यदि इतना सरल होता तो शक, हूण, कुषाण से लेकर इतने लोग इस देश में आते रहे, ये तो पूरा देश ही धर्म परिवर्तित हो जाता। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इन तमाम मसलों को, जो कोर्ट से लेकर सड़क तक? राजीव जी, तो आज कोर्ट से दो महत्वपूर्ण फैसले आए जिसकी हमारे तमाम विद्वान साथी चर्चा कर चुके हैं और आपने भी उसके विस्तार से बताया। पहला तो यह है राजीव जी की जो कुलदीप सेंगर वाला केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हालांकि ये भी अभी इंटरिम आदेश है, हाई कोर्ट का भी इंटरिम ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में ही जो थे सारे मेरिट्स तय कर दिए थे, ये कहते हुए कि हम मेरिट में नहीं जा रहे हैं। मतलब ये आदेश में लिखा है कि मेरिट में नहीं जा रहे हैं और मेरिट तय कर दी कि भाई ये लोक सेवक नहीं है। तो ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि मतलब उनके वकील जो थे सेंगर के, उनसे कि आप जो कह रहे हैं तो आपको सिर्फ एक लेकुना पर आपको इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया, आपको जमानत दे दी कि पॉक्सो में आप लोक सेवक नहीं है, सिर्फ इस पे। लेकिन जो 376 थी, 21 थी, उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। वहां उस पर जो अपराध था उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। यानी आपको टेक्निकल पॉइंट पे दे दिया गया, अपराध पर आपको नहीं दिया गया। तो इतने बड़े मामले में आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये टिप्पणी आई। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से हाई कोर्ट्स के बाहर, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुए, मुझे लगता है कि ये भी चीज ठीक नहीं है। क्योंकि आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कल दूसरा प्रदर्शन करेंगे, और फिर ये जो दबाव बनाने की बातें होती हैं, फिर वो दबाव बनाने की बातों तक चीजें पहुंच सकती हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं था। जो भी होना चाहिए वो आप सीबीआई के दफ्तर पर प्रदर्शन करें, प्रधानमंत्री के कार्यालय पर करें, मुख्यमंत्री के कार्यालय पर करें, डीजीपी के पे करें, जो आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ है। हाई कोर्ट ने किस आधार पे दिया, जज साहब की अपनी बात रही होगी। बड़े जज साहब ने समझा कि ये गलत है, बड़े जज साहब ने कर दिया। तो लेकिन अगर मतलब जो जन दबाव जिसको कहा जाता है, अगर वो होगा फिर तो ठीक है, फिर अयोध्या का फैसला ठीक हुआ। जन दबाव था, चंद्रचूड़ साहब बता ही चुके, जन दबाव था, उनको भगवान ने आके सपने में बता दिया था। तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी ठीक नहीं है। विरोध होना चाहिए, आपको उससे आपत्ति है उसकी अगली उसमें कीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है जो पंकज जी ने भी कहा कि भाई जो सीबीआई जो आज ये तर्क दे रही है, ये तर्क सीबीआई ने हाई कोर्ट में क्यों नहीं दिए? सीबीआई को ये ज्ञान की प्राप्ति आज हो गई कि साहब वो लोक सेवक जो है, करप्शन एक्ट में तो लोक सेवक है और पॉक्सो में नहीं है, लेकिन वो चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति है और वो हो सकता है
और ए आर अंतुले का मामला जो है वो एक केस के मामले में जो है वो केवल है कि वो लोक सेवक नहीं है, और जो केस का जो सरकमस्टांसेस है उनके अनुसार वो नहीं है, पूरे उस पर लागू नहीं होता है। तो ये बात हाई कोर्ट में क्यों नहीं रखी गई? इसका मतलब राजीव जी साफ सी बात यह है कि सरकार जो थी वो चाहती थी, सीबीआई मतलब क्या है? सीबीआई मतलब सरकार चाहती थी कि सेंगर साहब रिहा हो जाए, सीधी सी बात ये। तो धरना प्रदर्शन सरकार क्या होना चाहिए था, वो हो रहा था दूसरी जगह पे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया, नोटिस इशू किया है और ये आ गया। दूसरी बात राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यवस्था का ही संरक्षक है। किसी को लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षक है या नागरिकों का संरक्षक है, हालांकि देखा जाए तो विधायी तौर पर जो है वो संविधान का कस्टोडियन है, लेकिन उस जो एक तरह से कहा जाए वो जो संरक्षक है वो व्यवस्था का ही संरक्षक है। तो वो पहले व्यवस्था को बचाएगा, बाद में हमको न्याय देगा। तो वो व्यवस्था के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। भाई जिस फैसले पर आज रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले पे आपने जारी क्यों कर दिया है? सरकार की बात क्यों मान ली थी? जबकि 2010 में यही सुप्रीम कोर्ट इसको नकार चुका है। जो ये 100 मीटर वाली अवधारणा है, डेफिनेशन है, यही सुप्रीम कोर्ट उसको नकार चुका था। फिर आपने उसको स्वीकार कर लिया और आज आप कह रहे हैं कि अब इस पे हम जो अपनी रोक लगाते हैं अपनी आदेश पे, और इस पे हम सरकार से पूछेंगे खनन का मामला क्या है। भाई यह तो पहले भी आनी चाहिए थी जी। सरकार अगर इसका कम करने की बात कर रही है तो क्यों कर रही है? ये बात तो होनी चाहिए थी ना कि इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की। और जो पर्यावरण की बातें आज समझ में आ रही है तो पहले भी आनी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद भी जब जनवरी में इसकी सुनवाई होगी तब क्या मतलब फैसला आता है वो देखा जाएगा। सरकार तब तक क्या चीज़ लेकर आती है और कैसे समझाती है कि ये पहाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं किस लिए देश के लिए खतरा हो गई हैं। पाकिस्तान से जो लोग चले आते हैं इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, ये भी बताया जा सकता है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं इस देश के लिए बहुत खतरा हो गई हैं, इसलिए अरावली पूरा काट डालो। कल को बता देंगे ये हिमालय जो है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, इसको पूरा काट डालो, समुद्र में गिराओ इसको। सरकार है राजीव जी, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी तर्क दे सकती है। उसके अपने पर्यावरणविद हैं जो कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं, उसके अपने अर्थशास्त्री हैं वो कुछ भी अर्थशास्त्र बता सकते हैं। तो ये भी बताया जा सकता है कि अरावली की पहाड़ियाँ इस देश के लिए खतरा हो गई हैं, इसलिए इनको गिराया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आतंकवाद बढ़ जाएगा। जैसे नोटबंदी जो थी वो की गई थी आतंकवाद खत्म करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ जो जिस तरीके से हमारे डिवाइडर इन चीफ साहब जो है वो डिवाइड करते रहते हैं पूरे, ये अब इतना आगे बढ़ जाएगा कि अभी तक तो खतरा था हिंदुओं पे था, अब मुसलमानों पे था कि साहब उनकी लिंचिंग होती थी, दलितों की लिंचिंग हो जाती थी कभी कभी गाय के नाम पर। लेकिन अब हिंदू ही जो उनकी लिंचिंग होगी राजीव जी, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट? ये तो सवाल है ना। भाई चलिए आपने किसी मुसलमान का किया हो तो हम भी खामोश बैठ जाते हैं, ठीक है हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसके लिए जरूरी है कुछ मुसलमानों का बलिदान, ठीक है आपने ले लिया। कुछ दलितों का बलिदान भी जरूरी है, आजकल वो भी ज़्यादा कुछ हिंदू हो रहे हैं, तो चलिए हिंदू राष्ट्र के लिए उनका भी बलिदान जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री निकले हुए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो ठीक है उनके लिए भी। लेकिन भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की ही लाशों पे और हिंदुओं की ही लिंचिंग करके बनना, तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये सवाल तो है। तो ये सवाल राजीव जी हिंदुओं को ही सोचना है कि आप किन लोगों को पाल पोस रहे हैं, आप किनके पीछे खड़े हुए हैं जो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो ये नफरत की आग राजीव जी है, जब ये होती है, वो राहत इंदौरी का शेर था ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो सच साबित होता वो दिखाई पड़ रहा है। हमें नहीं पता कि राहत इंदौरी ने किस संदर्भ में कहा था, क्यों कहा था, इस तरह की बात क्यों कही थी, लेकिन बार बार कोट किया जाता है। तो लेकिन वो बातें जिस भी संदर्भ में कही गई हैं वो आज सच होती दिखाई पड़ती हैं कि अब ये आग जो है वो हिंदुओं के घर तक पहुंच रही है। तो जो आपस में लड़ाने का खेल है राजीव जी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की जो राजनीति है, की उसकी रणनीति है, वो अच्छे तरीके से निभाई जा रही है। जिस पत्रिका ने भी तमगा दिया था डिवाइडर इन चीफ, उसको राजीव जी प्रणाम है, सुबह उठ के सुबह रोज प्रणाम किया जाना चाहिए उस पत्रिका को कि उसने इतनी अच्छी उपाधि दी, नोबेल पुरस्कार से ज़्यादा। अब वो जो है हिंदुओं के ऊपर एक संकट बनकर आ रहा है, ये साफ तौर से राजीव जी देखा जा सकता है। जी प्रशांत जी, कांग्रेस की थोड़ी सी रणनीतियों पे भी बात करना यहाँ ज़रूरी है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने यहाँ जो देहरादून का मामला है उस पर ट्वीट किया। संजीदगी कांग्रेस की दिखाई देती है। और अलका लांबा का भी हम आपने बयान सुना, और जो सेंगर का मामला है उस पर
और उसके अलावा जयराम रमेश के बयान को भी आपने देखा। ये तमाम मामले हैं, विपक्ष की भूमिका यहाँ कैसी दिखाई दे रही है, ये भी ज़रा हम लोग इस पर भी चर्चा अपने होनी चाहिए, कैसे देखा जाए इसको। जी देखिए राजीव जी, इस नफरत की राजनीति में दलितों के ऊपर, मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर तमाम तरीके से जुल्म हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, बेकसूर लोग की जाने जा रही है। और ये 75 से 80%, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, स्टडीज हैं, 75 से 80% हेट स्पीच बीजेपी शासित राज्यों में होती है। ये हेट क्राइम भी वहीं हो रहे हैं सारे, और इसको रोकने का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें वोटों की राजनीति होती है। लेकिन इसका पूरा दूसरा एक पहलू भी है, जो इस बहुत ही दुखद घटनाओं पे एक नई राजनीति के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और वो ये है कि अरावली और कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या एंजल चकमा का मामला हो, ऐसे जब मामले होते थे लिंचिंग के, तो बहुत राजनीतिक लोग, पत्रकार लोग या कोई बहुत एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, ये लोग नजर आते थे पब्लिक स्पेसेस में इसका विरोध करते हुए। इस बार क्या हो रहा है कि आम लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आई, सोनिया गांधी ने चिट्ठी, आर्टिकल लिखा और सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब आम लोग आ रहे हैं, जो तमाम और युवा वर्ग के आ रहे हैं। महिलाएं उसमें काफी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आप देखिए कि दिल्ली की इतनी सर्दी में प्रदर्शन हुए और छात्रों ने किए प्रदर्शन, युवा लोगों ने प्रदर्शन किए कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पे। अरावली के मामले में पूरा राजस्थान में प्रदर्शन हुए, पूरे राजस्थान में युवाओं ने वीडियो बनाए। तो इससे लग रहा है कि नफरत की राजनीति को अब लोग समझ रहे हैं और इसका एक नया जो विमर्श है समाज में इस नफरत की राजनीति के खिलाफ पैदा हो रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि कांग्रेस की अब तक, कांग्रेस आज नहीं बोली है, कांग्रेस कई समय से, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर लिंचिंग में, हर इस तरीके के हेट क्राइम पे खिलाफ आवाज उठाती रही है। लेकिन अब आप देखिएगा कि जब वो कांग्रेस अब ये बोल रही है और समाज से भी ये बातें आ रही हैं, तो कांग्रेस की राजनीति को एक स्वीकार्यता मिलेगी अब, जो अभी तक नहीं मिलती थी, क्योंकि गोदी मीडिया उसके खिलाफ बड़ा माहौल बनाता था। तो ये एक सकारात्मक उसका पहलू है। हालांकि इतनी हिंसा में जो लोग निर्दोष मारे गए, उसके उस कीमत पे ये हो रहा है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू जरूर आ रहा है। दूसरा, उसके पीछे एक और राजनीति है। ये जो नफरत की राजनीति है, अब इसमें प्रतिस्पर्धा हो गई है। आरएसएस कुनबे के अंदर कंपटीशन है कि मुझसे ज्यादा नफरती कौन। तो कई लोग दिल्ली की तरफ मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए भी उसी नफरत की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के अंतर विरोध हैं। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं जिसकी चर्चा बहुत है। संजय सिंह ने भी चर्चा की और तमाम बीजेपी के लोगों ने भी अंदर खाने चर्चा है। प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से संसद के सत्र में वंदे मातरम पे चर्चा कराई गई, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई सीधा कोई ताल्लुक नहीं था ऐसा कुछ। तो वंदे मातरम पे चर्चा हुई, जरा उस चर्चा को याद कीजिए आप राजीव। उस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। विपक्ष की तरफ जितने भाषण हुए, सबने आरएसएस को एक्सपोज किया कि आरएसएस ने कभी फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया, आरएसएस ने कभी ये नहीं गाया वंदे मातरम, आरएसएस आरएसएस आरएसएस। तो ये मोदी जी ने आरएसएस को संसद में एक्सपोज करवा दिया विपक्षी दलों के माध्यम से। आरएसएस को मौका मिला तो उसने क्रिसमस के दौरान मोदी जी को दुविधा में डाल दिया।
ये जो कंपटीशन है हेट पॉलिटिक्स का, ये अब आम जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है, देश के ऊपर भारी पड़ रहा है, देश की छवि पे भारी पड़ रहा है, और बेकसूर लोगों की जाने तो जा रही है। लेकिन ये जो कंपटीशन है, ये भी बड़ा खतरनाक है। जनता इसको भी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये हो रहा है। जी राजीव। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ बता रहे थे। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखा जाए? हम प्रशांत जी जो बात बता रहे हैं, थोड़ा उसको बढ़ाया जाए आगे। इस घटना को कांग्रेस ने जिस संवेदनशीलता के साथ लिया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उत्तराखंड की सरकार उतनी ही असंवेदनशील दिखाई पड़ रही है। धामी साहब ने एंजल चकमा के परिवार के लोगों से, संभवतः उनके पिता से बात की और बाकायदे भी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने जारी किया। क्या संवेदनाएं, दुख इस तरह से व्यक्त किए जाते हैं? सरकार की कार्रवाई को इस तरह से प्रचारित किया जाता है? क्या बताना चाहते हैं आप? देहरादून में या उत्तराखंड में जो उत्तर पूर्व के विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं या किसी काम से गए हैं, पर्यटक के रूप में ही गए हैं, उनको आप सुरक्षा का भाव इस तरह से दे सकते हैं जो तरीका अपना अख्तियार कर रहे हैं आप? ये संवेदनशीलता का परिचायक है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आज अगरतला में भी व्यापक रूप से प्रदर्शन हुआ है इस घटना को लेकर के। क्या है ये? आप ये चेतावनियां नहीं है? आप इसको यूं इनकार कर देंगे? कांग्रेस ने सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर के घटनाक्रम में जो पीड़िता है उससे मिलने का साहस किया। इस बात की चिंता नहीं की कि हमको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में होंगे नहीं होंगे, कौन नाराज हो जाएगा कौन खुश हो जाएगा, इसकी चिंता राहुल गांधी ने नहीं की, इसकी चिंता सोनिया गांधी ने नहीं की। वो मिले और उन्होंने बाकायदे ट्वीट करके बताया कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं और हर तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। या जिस तरीके की चुप्पी साधे हुए है भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, वो भी चुप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और देश के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि इस तरह की घटनाओं में पीड़ित लोगों के साथ वो खड़े हैं और किसी भी स्तर पर, किसी भी फोरम पर ऐसी घटनाओं का विरोध करते नजर आएंगे। यह काम तो सत्तारूढ़ दल नहीं कर रहा है। यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की भी थी। सत्तारूढ़ दल भी काम कर सकता था, संदेश लोगों को दे सकता था कि नहीं, कानून का इस तरह से मजाक नहीं बनने दिया जाएगा। और जो भी पीड़ित है, जो भी सजा याफ्ता है, उसको किसी तरह की माफी नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार किस मुंह से इसके साथ खड़ी हो? जो बाकायदे अदालतों से जो दंडित हैं, सजा याफ्ता है, उनको तो सरकारों ने रिहा के विभिन्न राज्यों में कोई संकोच नहीं किया, चाहे वो गठबंधन में हो और चाहे वो पूर्ण रूप से स्वयं सत्ता चला रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, किसी भी राज्य में देख लीजिए जहां पे वो किस तरह से लोगों को माफी दे रहे हैं, सरकारें माफी दे रही हैं। इसमें तो सेंगर वाले मामले में बार बार ये कहा जा रहा है, हालांकि वो भी तर्क बेमानी है कि अदालती आदेश है। अदालत में व्यक्ति खड़ा होकर विरोध करता है, अदालत दोनों पक्षों की बात सुन करके निर्णय लेती है। अगर एक पक्षी फैसले होते हैं तब भी जो दूसरा पक्ष होता है अदालत में उपस्थित होकर कहता है कि मुझे बिना सुने एक पक्षी फैसला कर लिया गया, इसमें मेरा पक्ष सुना जाना चाहिए था। वो तो नहीं हुआ और आप मौन रहे। पूरा आपने इस घटना को यूं स्वीकार कर लिया, बाद में मजबूरन सीबीआई को जाना पड़ा अदालत में। और सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार ने, भारतीय सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने दोनों मुद्दों को उठाया है और जिस स्तर से उठाया है, यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी। मेरा अपना मानना यह है कि एंजल चकमा की घटना सामान्य घटना नहीं है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस किसी इलाके में जो कोई भी समुदाय बहुसंख्यक है, अगर वो अपने इलाके के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस तरह का रवैया अख्तियार कर लेगा तो देश जाएगा कहां? अभी एक घटना, एक खबर आ रही है कि जापान के कुछ पर्यटक थे, वाराणसी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या है ये? कहां ले जाएंगे आप?
और जिन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया उनकी पहचान हुई नहीं हुई, क्या कार्रवाई हुई, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार है? सवाल इस बात का है कि आपको लोगों के मन में सुरक्षा के भाव पैदा करने पड़ेंगे और उन सभी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सामाजिक एक समावेशी समाज बनाने में बाधक है, समावेशी समाज बनने नहीं दे रहे हैं। ये और सरकार की चुप्पी बिल्कुल उसके राजनीतिक लाभान के दृष्टिकोण पर निर्भर है। कांग्रेस ने जो किया, राहुल गांधी ने जो किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, होना चाहिए वो। वो अब भी क्रिसमस के दिन ही जो गंगा नदी के घाट है वहाँ कुछ लोगों ने पहन रखा था ये एंजल जिसको कहते हैं क्रिसमस के दिन, जो उसका उतरवा रहे हैं, उस पर हंगामा कर रहे हैं, उनकी टोपी उतरवा रहे हैं। और ऐसा नहीं किसी बंद कमरे में घटना हो रही है, सैकड़ों आंखों के सामने घटना हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। और तुर्रा क्या है कि चप्पे चप्पे पे आप सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, करोड़ रुपए खर्च करके आप कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, किस बात के लिए? अभी तक आपने कौन सी कार्रवाई की उन घटनाओं को लेकर? तो ये इस तरह की घटनाएं चिंता पैदा करती है, बहुत ही खौफनाक घटनाएं। और हाँ, निश्चित मेरा अपना मानना यह है कि एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस ने जिस तरीके से इस घटनाओं को उठाया है, लोगों के बीच में लेके गई है, पीड़ित पक्ष के साथ वो खड़ी है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका में ऐसी घटनाओं पे मौन नहीं रहा जा सकता। एक राजनेता के रूप में जो जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए दिखाई पड़ रहा है, और ये होना चाहिए। अगर आप ऐसी घटनाओं पे मौन हो जाएंगे तो फिर किस बात की राजनीति, किस बात का राजनीतिक दल और किस बात की एक बड़ी पार्टी का नेता होने का मतलब, कोई मतलब नहीं है। मैंने आप अभी मैं ट्विटर पर मैंने देखा कि धामी साहब बात कर रहे हैं, उसका बाकायदे वीडियो है सोशल मीडिया पर। होता है क्या? आपकी संवेदनाएं इतने सार्वजनिक करने की आवश्यकता होती है? हो रहा? ये बड़ा सवाल है, और निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं समाज में चिंता पैदा करती है। ऐसी घटनाओं को अगर रोका नहीं गया तो कम से कम जिस बात के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस समाज को बनाने का लक्ष्य हमारे देश के नायकों ने जो सपना देखा था, आप उसको पा नहीं सकते। बहुत ही एक चिंताजनक हालात पैदा होते जा रहे हैं, और आए दिन घटनाएं हो रही। एक का दुक्का कहीं हो गया, ठीक है, कोई सिरफिरा व्यक्ति है, किसी ने कोई घटना कर दी, ये स्थितियां नहीं है। और सरकार के रवैये से ज्यादा चिंता पैदा होती है कि सरकार सजा याफ्ता लोगों को रिहा करने पे आमादा है, उनका सम्मान करने पे आमादा है। जो इन घटनाओं में शामिल है उनको बचाने की कोशिशें नजर आती हैं। यह संदेश देने में सरकार पूरी तरह से विफल है कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जी, जिसकी की आवश्यकता भी है। तभी आप इन ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है। और अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रोकी गई तो मुझे लगता है कि बड़ी अफसोसजनक और चिंताजनक हालात का सामना करना पड़ेगा। और इनकी प्रतिक्रिया में होने वाली जो घटनाएं विभिन्न देशों देश के विभिन्न राज्यों में, वो तो और चिंता पैदा करेंगे। हमको आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम भयावह स्थितियों से को सोच करके कम से कम जो इंतजामिया है कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़े। कितना कार्रवाई कर पाएगी ये तो अलग का सवाल है। जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं पंकज जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम में, और क्या आपको लगता है कि जैसे सेंगर का मामला है या मामला जो है वो
इधर अरावली का है, या ऐसे बहुत सारे मुद्दे। मनरेगा वाले मामले को आप देख लीजिए, मनरेगा कानून की बात हम लगातार उस पर, और कांग्रेस पार्टी, तो जरा विपक्ष की भूमिका और उसमें भी अब इन तमाम मसलों पे कांग्रेस जैसे एक्टिव नज़र आती है। 2026 कितना यहाँ कहें तो एक चुनौतीपूर्ण साल रहने वाला है सत्ता पक्ष के लिए, कितनी मजबूती के साथ आप देखते हैं विपक्ष को यहाँ खड़ा होते हुए, इन तमाम मसलों पे जरा आपकी राय। मैं अपनी बात रखने से पहले सुशील सर की इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जो पुष्कर धर्म सिंह धामी का जो वीडियो की बात कर रहे थे, आप देखें कि उस व्यक्ति का संवेदना व्यक्त करने का तरीका, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सबसे पहले और पूछ रहे हैं कैसे हैं आप। जिसका जवान 24 साल का बच्चा मर गया है उसको आप गुड मॉर्निंग बोल के कैसे हैं आप पूछ रहे हैं जी, दुखद है ना। फिर प्रशांत जी कह रहे थे कि इनकी यहाँ प्रतिस्पर्धा चल रही है, कि प्रतिस्पर्धा बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। संघ की अपनी प्रतिस्पर्धा, उत्तर प्रदेश और केंद्र की अपनी प्रतिस्पर्धा है, और जिला लेवल पर जो छटंकी लोग हैं जिनको इन्होंने छुट्टा सांड की तरह छोड़ रखा है, उनकी अपनी प्रतिस्पर्धा है। वो अलग अलग नफरतें और गुंडई दिखाकर कितनी अधिक वसूली कर सकते हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा अलग चल रही है। शायद आप लोग, हमारे दर्शक सभी जानते होंगे कि जब से अरावली का फैसला आया था उसके बाद राजस्थान के प्रत्येक जिले में कांग्रेस ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, और आज कांग्रेस ने अभी 21 जनवरी तक इस पूरे आंदोलन को स्थगित करने के लिए एक अपना पार्टी का इंटरनल सर्कुलर जारी किया राजस्थान में। अभी मेरे पास में जो कुछ खबर है कि हरियाणा और राजस्थान के करीबन 16 जिलों में अलग अलग संगठनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर जिलाधीश को मनरेगा की लेकर ज्ञापन दिए, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिन में पूरे देश के हर जिले से इस प्रकार के प्रदर्शन और ब्लॉक लेवल तक का काम जो कांग्रेस कर रही है यह बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि कांग्रेस ने जैसे आज डिसीजन लिया कि एक रचनात्मक सेल बना के संदीप दीक्षित को उसका हेड बनाया, कांग्रेस सेवा दल का भी एक नया अध्यक्ष बनाया गया, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो टीम है उसको ब्लॉक लेवल तक बढ़ाना और उनका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के केवल राष्ट्रीय और प्रादेशिक इनके अध्यक्ष रह जाते हैं, उनकी जो अलग अलग जो उनके मैंडेट है वो जिला लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन देश बहुत दुखद स्थिति में है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग कैसा समाज बना रहे हैं, बहुत दुखद है। अभी एक क्या लखनऊ में एक 3 मूर्तियों का उद्घाटन किया गया, प्रेरणा स्थल क्या उनको नाम दिया गया। जरा लोग से पूछो, कोई आरएसएस और बीजेपी का आदमी 5 मिनट भाषण दे रहे कि दीनदयाल उपाध्याय का इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति में क्या योगदान, मुझे तो नहीं लगता कोई दे पाएगा। लेकिन आप देखिए कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रेरणा स्थल है, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के 1 घंटे बाद में वहां इकट्ठी भीड़ 7,000 गमले चुरा के ले जाती है। ये नहीं है, आप ये सोचो कि हम समाज को किस तरीके का बना रहे हैं। इतनी नैतिकता नहीं बस रही है। वहां पे कैमरे हैं, लोग फोटो खींच रहे हैं, लोग यही कर रहे हैं और कैमरे अपनी गाड़ियों में लाद रहे हैं। वो किस राजनीतिक दल के हैं, किस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के, वो एक बहुत अलग मसला है। लेकिन हमने पिछले 11 साल में इस प्रकार के उद्दंड लोगों की फौज तैयार कर दी है, जो कहीं से कोई चोरी कर सकते हैं, जिनको कानून की कोई परवाह नहीं है, जिनको नैतिकता की कोई परवाह नहीं है। और अभी और घटना सुनिए राजीव जी, उस रैली के बाद में इतना खाना बचा, ट्रकों में लेके सड़ा हुआ खाना पास में फेंक दिया गया। और वहां पर कोई बाहर के बेचारे भेड़ चराने वाले थे, 500 भेड़ें मर गई वो जहरीला खाना खाने से, और उसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। हम इन्हें किस तरीके का समाज बना रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। एक हिंदू राष्ट्र की आप धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की हकीकत बता दूं। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी थाने के पास का एक युवक था, धीरज
साय, वो पिछले 1 साल से बागेश्वर धाम में छतरपुर में रहकर वहां सेवादारी कर रहा था। 32 साल का आदमी। 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। ऐसा कहा गया कि वो बीमार था इसलिए मर गया। धाम के लोगों ने उसको फटाफट उठाया और 16 किलोमीटर दूर छतरपुर के जिला अस्पताल में फेंके आए। छतरपुर के जिला अस्पताल वालों को मालूम पड़ा रहे तो हिंदू राष्ट्र के धीरेन्द्र शास्त्री क्या मरा है, तो उन्होंने भी क्या किया, फटाफट लाश को एक रिपोर्ट बनाई कि ये बीमारी से मरा और एक एम्बुलेंस में लाद के उसको वहां जो स्मशान घाट है वहां छोड़ा। अब उसके घर वाले बिहार से चल के आए, वो हैंड टू माउथ उनके पास खाने को पैसा नहीं। उनकी स्थिति ये थी कि वो लाश को बिहार ले नहीं जा सकते थे। उनकी स्थिति ये थी कि वो छतरपुर में भी उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे। और वो बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र वालों ने अपने 1 साल से जो व्यक्ति उनके आश्रम में रह रहा था उसकी लाश का अंतिम संस्कार की भी नहीं सोची। वहीं पास में चेतगिरी कॉलोनी है, चेतगिरी कॉलोनी के लोगों ने पैसे जोड़े, 20,000 रुपए जोड़कर 100 रुपए 50 रुपए करके उसके परिवार को दिए और वहां अंतिम संस्कार किया। यानी हम एक पंडित नेहरू ने जो बोला था, जो सुशील भाई कह रहे थे कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, पंडित नेहरू का सपना था कि एक वैज्ञानिक सोच का तार्किक समाज बने। और हम जो समाज में बन रहे हैं वो उद्दंड समाज है, वो चोर समाज है, वो एक चमत्कार में भरोसा करने वाला समाज है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जिसको अभी छत्तीसगढ़ में राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, वहां का उप मुख्यमंत्री जो है वो सरेआम कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे, जोर शोर से करेंगे, हम उनको राजकीय सम्मान के साथ में ऐसा करेंगे। उनको सरकारी हवाई जहाज दिया जा रहा है। हम किस समाज में खड़े हो रहे हैं? विनोद कुमार शुक्लशरी का लेखक जब वहां पे मर जाता है तो उसको इलाज नहीं मिलता है, उनको दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो विशुद्ध अंधविश्वास फैलाता है, विशुद्ध झूठा है, कोई भी धीर वीर गंभीर आदमी उद्दंडता बदतमीजी की बातें नहीं करेगा। काय रे नकटा, काय रे तेरी खोल दूं, ये एक किसी सभ्य पुरुष की बात होती है। और यदि आप अपने आपको हनुमान जी का भक्त कहते हैं, हनुमान जी के बराबर विनम्र कोई देव ही नहीं है। हनुमान जी के पास सभी शक्तियां थी और राजीव जी उनकी खासियत रही कि उन्होंने जितने बड़े काम किए, सुरसा के वध से लेकर अशोक वाटिका का गमन, लंका दहन से लेकर राम और लक्ष्मण को नागलोक से निकाल के लाना, उन्होंने लघु रूप में किया, उन्होंने कभी बृहद रूप में किया ही नहीं। आप अपने आप को हनुमान का भक्त कहते हैं और इस प्रकार की जाहिलों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये इस हिंदू राष्ट्र की हकीकत है। ये इस प्रकार का अंधविश्वासी, निकम्मा, चोर, 5 किलो अनाज पे जीने वाला समाज बनाने चाहते हैं। और यही बंच ऑफ थॉट में गुरुजी ने लिखा है कि समाज के पास में इतना पैसा और शिक्षा नहीं होना चाहिए कि वो लोगों से तर्क कर सके। तो ये असल में आरएसएस का देश बनाना चाह रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा कमेंट अमलेंदु जी। जी बिल्कुल सही बात है, ये आरएसएस का देश बनाना चाह रहे हैं। और राजीव जी देखिए कितने मतलब शातिर लोग हैं और किस तरीके से करते हैं। देखिए उन्होंने 1992 से पहले जब मतलब बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की, उससे पहले एक टर्म दिया विवादित ढांचा, आडवाणी जी ने उसको शुरू किया और वो ऐसा टर्म दिया कि तमाम अखबार विवादित ढांचा लिखने लगे, विपक्ष के नेता विवादित ढांचा बोलने लगे जी, सब कुछ बोलने लगे। अब मैं देख रहा था राजीव जी कि वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है वो लिख रही है माँ भारती के अमर सपूत। ये माँ भारती कौन है भाई? किसकी है माँ भारती? भारत माता तो हमने सुनी है, माँ भारती कहाँ से आई? तो ये माँ भारती आरएसएस से आई है। मोदी जी कहते हैं माँ भारती, अब आईएनसी छत्तीसगढ़ जो है वो लिख रही है माँ भारती के अमर सपूत। अरे भाई भारत माता के अमर सपूत कहने में कोई शर्म लग रही थी क्या? नारा तो माँ भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगते हैं ना, आजादी के आंदोलन के दौरान भारत माता की जगह नारे लगे ना। ये माँ भारती कहाँ से आई? माँ भारती का नारा लगाने वालों ने तो राजीव जी आजादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो मोदी जी भी वहां जो जाके जो पुष्प चढ़ा रहे थे भारत माता के चित्र पे, ये कौन सी भारत माता है? ये भारत की भारत माता तो नहीं है, ये आरएसएस की हो सकती है। भारत की भारत माता तो पंडित नेहरू ने बता दिया था कि भारत की भारत माता कौन सी है। यहाँ के इस देश के जल जंगल जमीन यही सब भारत माता है।
जो अरावली की पहाड़ियां जो छीलने का काम ये सरकार करने जा रही थी 100 मीटर की अवधारणा देकर, वो भारत माता के वक्ष पे आरियां चलाने वाला काम था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोका है कि भाई आपके इस पाप में जो है सुप्रीम कोर्ट भागीदार नहीं बनेगा कि भारत माता के वक्ष पे जो है आप जो है आरियां चला दें। तो असली भारत माता तो यही है, यहाँ के जल जंगल जमीन जिनको बेचने की तैयारियां सब की जा रही हैं, बहुत कुछ बेचा जा चुका है। तो ये भारत माता है राजीव जी। तो कुल मिलाकर जो देश की परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। नागरिकों को, खासतौर से जो सभ्य समाज होने का दावा करते हैं, उनको जागने की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को जिस रास्ते पे ले जाना चाहती है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ देश की बर्बादी ला सकता है।